नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश का पोर्शन लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये हम जो है इस बुक से कंप्लीट करेंगे। इस बुक को मैंने मार्केट में देखा तो इसमें जो है 6000 मतलब कि 6000 क्वेश्चनों का कंप्लीट सीरीज दे रखी है। तो हम इस बुक से जो है 6000 प्रश्नों का महा मैराथन कंप्लीट करेंगे। होता क्या है, जब भी हम मार्केट से कोई बुक लाते हैं तो एक दो दिन जो उसमें पढ़ते हैं फिर आगे हम पढ़ना बंद कर देते हैं। तो इस बुक को कंप्लीट फर्स्ट टू से लेकर के लास्ट तक मतलब कि करीब 11 चैप्टर इस बुक में दे रखे हैं। तो मैं 11 के 11 चैप्टर लगभग 11 डेज में ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो 11 डेज में ही आपकी एक पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी और तो आपने अपने दिमाग में एक पॉजिटिविटी आ जाएगी कि हाँ, हमने एक बुक कंप्लीट कर ली है। अब हम ग्रामीण प्रवेश के पोर्शन में 25 के आसपास क्वेश्चन 25 में से हम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल बन गए हैं। तो अपनी एक सीट जरूर 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 पक्की करने के लिए 100% पक्की करने के लिए मेरे साथ इस मैराथन को चलिए कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक कोटेशन सुनिए आप में थोड़ा सा जोश भरने के लिए। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे की तरह चमकने के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए और अपनी एक सीट जरूर 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 पक्की करने के लिए लेखपाल में मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए शुरू करता हूं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? सन 1831 में। राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? सन 1831 में। पर इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी वो? इलाहाबाद में हुई थी। किस जगह पे हुई थी आपकी दोस्तों? इलाहाबाद में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है? तो राजस्व परिषद है। कौन सा विभाग है? राजस्व परिषद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय कौन सा होता है? तो शीर्ष न्यायालय होता है राजस्व परिषद। कौन सा होता है? राजस्व परिषद। राजस्व परिषद के निर्णय किस न्यायालय के निर्णय की तरह सभी राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं? उच्च न्यायालय की तरह। मतलब राजस्व परिषद कोई भी निर्णय देगी तो वो जो है उच्च न्यायालय की तरह बाध्यकारी होंगे, सब जगह माने जाएंगे। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा करी जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। जितनी भी वैकेंसी वगैरह निकलती है वो राज्य सरकार निकालती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार निकालेगी, मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश सरकार निकालेगी। चलिए आगे देखते हैं। राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को कब अलग किया गया? मतलब प्रशासनिक को अलग कर दिया और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया। तो कब किया गया था? 1947 और 48 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था तभी कर दिया गया था। राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? तो जहां न्याय होता है, इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर न्याय कौन देता है? तो वो इलाहाबाद देता है। ठीक है, इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद प्रयागराज में। राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? तो प्रशासनिक मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। आगे देखते हैं। राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्य होते हैं 7 न्यायिक सदस्य होते हैं और 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 7 तो न्यायिक वाले और 2 प्रशासनिक वाले। कार्य के आधार पर राजस्व परिषद को किन 2 भागों में विभाजित किया गया? तो पहला है प्रशासनिक और दूसरा है न्यायिक। ये आपको मैं ऊपर वाले में आग हो गया है क्लियर। बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रखरखाव, भूमि अर्जन, मालगुजारी आदि किस राजस्व परिषद के कार्य हैं? तो प्रशासनिक के कार्य हैं। किसके कार्य हैं? प्रशासनिक के कार्य हैं ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। निगरानी, पूर्व विलोकन, अपीलीय आदि राजस्व विभाग के कैसे कार्य हैं? तो ये सब न्यायिक कार्य हैं। ठीक है, न्याय के द्वारा, मतलब इन सब बातों को करने के लिए हम न्याय के लिए जाना पड़ेगा। राजस्व निरीक्षक तथा लेखपाल किसके अंतर्गत आते हैं? तो डीएम के अंतर्गत आते हैं, जिलाधिकारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभिलेख क्रियाएं तथा सर्वेक्षण किसके अधीन आते हैं? तो अभिलेख क्रियाएं जो भी होंगी और सर्वेक्षण किया जाएगा वो राजस्व परिषद के अधीन आएगा। आगे देखते हैं। राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं किसके द्वारा की जाती हैं? तो सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा। ठीक है, राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य द्वारा राजस्व संबंधी वादों का निस्तारण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? तो ये अधिनियम है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है,
दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य द्वारा राजस्व संबंधी वादों का निस्तारण किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत। राजस्व परिषद के लखनऊ कार्यालय में कुल कितने अनुभाग हैं? तो कुल 19 अनुभाग है। कितने अनुभाग है? 19 अनुभाग है। ठीक है, यूपी में कितने हैं? लखनऊ वाले में कितने हैं? 19 अनुभाग है। राजस्व परिषद के इलाहाबाद कार्यालय में कितने अनुभाग है? तो जो इलाहाबाद वाला कार्यालय है उसमें कितने अनुभाग है? उसमें केवल 2 ही हैं। ठीक है, लखनऊ वाले में कितने हैं? लखनऊ वाले में आपके हैं 19, और देखो ये मैंने बताया लखनऊ वाले में कितने हैं? 19, और आपके क्या नाम है इलाहाबाद वाले में कितने हैं? 2 है। जमींदारी उन्मूलन राजस्व, ग्रामों का सर्जन तथा भूमि व्यवस्था लागू करने आदि कार्य किस अनुभाग के तहत संपादित किए जाते हैं? तो अनुभाग 1 के तहत। ठीक है, किसके तहत? अनुभाग 1 के तहत। ठीक है, इसमें क्या है कि आप याद कर लीजिए, चाहे तो नोट्स बना लीजिए। अनुभाग 1 में क्या है? तो ये सब है। ठीक है, फिर आगे वृक्षारोपण कार्यक्रम, ऊसर बंजर भूमि, ग्राम पंचायत में निहित भूमि से संबंधित कार्य किस अनुभाग के अधीन है? तो ये जो है लखनऊ वाले अनुभाग के 2 के अधीन है। किसके भाग है? 2 के अधीन। तो देखो भाग 1 में ये सब है और भाग 2 में आपका ये है। ठीक है, दोनों लखनऊ के ही है। तालाब जल प्रणाली से होने वाले आय व्यय, ग्राम सभाओं के हाट बाजार, मेलों आदि से संबंधित कार्य किस अनुभाग के अधीन आते हैं? तो अनुभाग 2 के अधीन ही आते हैं ये सब भी। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सब भाग 2 में ही है। ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधी शिकायतों का निपटारण किस अनुभाग के तहत आता है? तो अनुभाग 2 के तहत आता है। ये भी अनुभाग 2 के तहत आता है। ये क्या है? प्रशासनिक चल रहा पूरा। ठीक है, वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराई जाती है किस अनुभाग के तहत? अब देखो वित्त आयोग को जो भी सूचना दी जाएगी तो वो अनुभाग 4 के अधीन दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी जिलाधिकारी में सभी जिलों में भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किस अनुभाग के तहत आता है? तो सुधारीकरण मतलब सुदृढ़ीकरण मतलब मजबूत बनाने के लिए, तो वो भी अनुभाग 4 के अधीन ही आता है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले नक्शों में प्रदर्शित सीमांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य किस अनुभाग के द्वारा किया जाता है? तो प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के राजस्व विभाग अनुभाग 2 के तहत। ठीक है, तो सॉरी अनुभाग 5 के तहत। तो अनुभाग 5 में आपको ये सब चीजें दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? सर्वे ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का पूरा सर्वे द्वारा बनाए जाने वाले नक्शों में प्रदर्शित सीमांकन मतलब जो भी उसकी बाउंड्री वगैरह है हमारे राज्य वगैरह की, तो वो सब इसमें है। आगे देखते हैं, नए मंडल जनपद तहसीलों के सृजन संबंधी मामलों की देखे जाते हैं। तो किसके देखे जाते हैं? अनुभाग 5 में देखे जाते हैं सब। कोई भी नई चीज बनेगी, नई तहसील जनपद मंडल, तो वो अनुभाग 5 के तहत बनेगा। विभिन्न विभागों को राजस्व विभागों की भूमि उपलब्ध कराए जाने तथा मंडल जिलों तहसीलों में भवनों के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन कार्य किस अनुभाग के तहत आता? तो अनुभाग 5 के तहत आता है। ठीक है, कोई भी नई चीज बनेगी तो अनुभाग 5 के तहत बनेगी। भूजल, अगला पढ़ा हूं, भूजल भूमि तथा रेलवे के अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्तीकरण आदि कार्य कौन करता है? किस अनुभाग के तहत आता है? तो अनुभाग 6 के तहत आता है। ठीक है, लखनऊ में स्थित का प्रशासनिक कार्यालय के का राजस्व विभाग अनुभाग 6 के तहत आता है ये सब। ठीक है, भूजल पानी वाली बात आ रही है, पानी जमीन के अंदर जो भी जल है, और रेलवे के अतिरिक्त जो भी भूमि का बंदोबस्त है वो सब अनुभाग 6 के तहत आता है। विस्थापितों की सहायता और पूर्वावास का कार्य कौन करता है? अनुभाग 6 ही करता है। बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, राजस्व अनुभाग 8 की बात हो रही है। 8 के द्वारा कौन सा कार्य संपादित किया जाता है? तो चकबंदी। तो चकबंदी का कार्य किसमें आता है? अनुभाग 8 में आता है। ये आपको मतलब याद रखना है किस अनुभाग में क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक आध आपका जरूर बनेगा अनुभाग वाला। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, कानूनगो, नायब तहसीलदार, देखो ये सब पोस्ट है। ठीक है, ये सब पोस्ट है। लेखपाल सबसे नीचे है, फिर राजस्व निरीक्षक, फिर कानूनगो, फिर नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार इत्यादि के कार्य एवं उनकी सेवा नियमावली संबंधी कार्य किस अनुभाग के तहत आते हैं? तो देखो सारे अधिकारियों के जो भी कार्य है वो अनुभाग 9 में है। किसमें है? अनुभाग 9 में है। खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज, कृषि गणना, बंटवारा संबंधी कार्य किसके तहत आते हैं? तो अनुभाग 9 के तहत आते हैं। देखो अब ये क्या है, खेतों की हदबंदी कौन देगा हमें? लेखपाल वगैरह ये सभी तो देंगे, कानून गो, राजस्व, ये सब रिपोर्ट लाएंगे तभी तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। तो अनुभाग 9 में ही है ये सारी चीजें। ठीक है, नहीं ठीक है। आगे देखते हैं, प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ का राजस्व अनुभाग 10 निर्धारित मंडलों में, तो 10 अनुभाग में क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो प्राकृतिक आपदाएं से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र और शिकायत लेना,
मतलब कोई भी आदमी जो है किसी भी प्रॉब्लम से क्रिएट हुई है, जैसे मान लो ज्यादा बारिश हो गई तो उसकी कृषि बेकार हो गई, या ज्यादा सूखा पड़ गया तो कृषि बेकार हो गई, तो उससे के लिए सहायता प्रदान करने के लिए या हेल्प लेने के लिए, या कोई शिकायत कर रहा है किसी की, तो उस सब वो सब किस में आता है? अनुभाग 10 में आता है। जिला बाढ़ नियंत्रण एवं तथा आपदा सहायता कार्य किया जाता है। तो जिला में जो भी बाढ़ आ रही है, बाढ़ का नियंत्रण हो रहा है या आपदा सहायता हो रही है, तो वो अनुभाग 10 में ही होता है सारा। आगे देखते हैं, मौसम और कृषि की दशा संबंधी रिपोर्ट, अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति, शीतलहर और पाला के समय निगरानी, सूखा के कारण हुई क्षति, भूखमरी की सूचना आदि का कार्य किया जाता है। किस अनुभाग में? अनुभाग 11 में किया जाता है। प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के राजस्व अनुभाग 12 के द्वारा दिए जाने वाले कार्य हैं। तो 12 अनुभाग में क्या है वो देखना है। उद्योग बंधु तथा उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य, वार्षिक कार्य योजना और समन्वय, परिवार नियोजन एवं समन्वय तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के समन्वय का कार्य, ये सब कुछ काम जो है अनुभाग 12 में आता है। ठीक है, चलिए आप नोट्स बनाते जाने। अगर जैसे कि मैं ज्यादा मतलब पढ़ूंगा तो मैं अगला पेज लगाऊंगा ही लगाऊंगा, मेरे को क्या पता आप कितनी देर में लिख पा रहे, तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भूमि अध्ययाति अधिनियम से संबंधित कार्य किस अनुभाग के तहत संपादित किए जाते हैं? तो अनुभाग 13 के तहत संपादित किए जाते हैं। भूदान भूमि का दान देना, ग्राम दान गांव दान देना संबंधी कार्य, सर्वेक्षण और अभिलेख संबंधी क्रियाएं किस अनुभाग के तहत संपादित होती हैं? तो अनुभाग 14 के तहत संपादित होती हैं। मतलब किसी को दान वगैरह देना या किसी को भूमि वगैरह दे देना, वो अनुभाग 14 में देखा जाता है। भूमि के हक, किसी को हक दिलवाना, सीमांकन बंटवारे से संबंधित वाद कहाँ चलाए जाते हैं? तो एसडीएम के पास चलाए जाते हैं। ठीक है, एसडीएम अपने मतलब एसडीएम कोर्ट में जाकर के हम अपना भूमि के हक के लिए या अपनी एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, तो वहां से वो जो भी आदेश देते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा प्रधानों के निर्वाचन संबंधी याचिका सुनी जाती है। ठीक है, तो वो कहाँ सुनी जाएगी? ये भी एसडीएम के यहाँ पर ही सुनी जाएगी। उप जिला अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जाती है? तो जिला न्यायाधीश के न्यायालय में। कहाँ पर की जाती है? डीएम के जिला न्यायाधीश जो भी है वहां उस जगह का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके यहाँ पर अपील की जाएगी। राजस्व अधिकारियों को अधिकार होते हैं, क्या अधिकार होते हैं? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के। ठीक है, राजस्व अधिकारी जो होते हैं वो मजिस्ट्रेट की तरह ही कार्य करते हैं। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका है? वो डीएम का है। किसका है? वो डीएम का है। जिले में जो है शांति व्यवस्था कायम रहे तो वो क्या कौन करेगा? डीएम करेगा। आगे देखते हैं। जिले में शासन के प्रतिनिधि होते हैं। तो जिले में शासन का प्रतिनिधि मतलब शासन कौन चला रहा है? जिलाधिकारी चला रहा है, डीएम चला रहा है। मंडल में शासन के प्रतिनिधि कौन होते हैं? मंडलायुक्त होते हैं। कौन होते हैं? मंडलायुक्त। मंडल में मंडल का आयुक्त जो भी होगा वो शासन का प्रतिनिधि होगा। उप जिलाधिकारी के कार्य होते हैं। तो जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में, मतलब हर जगह तो जिलाधिकारी डीएम तो जा नहीं सकता, तो उसकी जगह एसडीएम जाता है। ठीक है, कौन जाता है? एसडीएम जाता है, उप जिलाधिकारी जाता है। भू अभिलेखों के रखरखाव, किसके रखरखाव? भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? डीएम के पास होता है। ठीक है, सारा जो है लेखा जोखा है वो किसके पास है? डीएम के पास है। डीएम जो है आदेश पर ही सारे काम होते हैं, तो वो लोग रखते हैं और लोग नीचे वाले पर हो किसके आदेश पर आए? डीएम के आदेश पर आए। कंप्यूटरीकृत खतौनी कहाँ से निर्गत की जाती है? तहसील से होती है। सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण हटाने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो वो राजस्व विभाग के पास होता है। मतलब जो भी सरकारी जमीन है उस पर अतिक्रमण, जैसे रोड वगैरह पर आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, मतलब दुकान वाले, तो वो सब किसका काम है? राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण और सर्वेक्षण संस्थान अवस्थित है। कहाँ पर है ये? हरदोई में। कहाँ पर है? हरदोई में। राजा टोडरमल का भू अभिलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण का संस्थान कहाँ पर है? हरदोई में। सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण और बेदखली का अधिकार किसे दिया गया? तो तहसीलदार को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के समस्त भूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना चलाई जाती है। वो कहाँ चलाई जाती है? राजस्व विभाग द्वारा चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना कब चलाई गई थी? 5 अक्टूबर 2004 को चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 5 अक्टूबर 2004 को चलाई गई थी। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में भूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना कहाँ चलाई गई थी, कब चलाई गई थी? 5 अक्टूबर 2004 को चलाई गई थी। बीमा कंपनियों को बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, कृषि निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल की बात हो रही है। किसान बही, जाति प्रमाण पत्र, क्या नाम है, कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, पत्र जारी किए जाते हैं तो राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। सिंपल है। कृषि भूमि में गैर कृषि भूमि में बदलाव को क्या कहते हैं? तो भूमि रूपांतरण कहते हैं। भूमि का चेंजमेंट हो रहा है। आगे देखेंगे। उपमंडल का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? मतलब जो भी उपमंडल होते हैं उनका प्रधान कौन होता है? तो एसडीएम होता है। कौन होता है? एसडीएम होता है। उपमंडलों को विभाजित किया गया है। किसमें किया गया है? तहसीलों में किया गया है। तहसील का विभाजन होता है किसमें होता है? गांव में होता है। तहसील टूट के किसमें डिवाइड होती है? गांव में होती है। तहसीलों में करों की वसूली के लिए कौन उत्तरदायी है? तो तहसील में जो कर आ रहा है वो कौन उत्तरदायी है? तो तहसीलदार। तहसीलदार मंगा रहा है सारा कर। तहसीलदार शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? मतलब ये आया कहाँ से? तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है ये? अरबी भाषा का शब्द है। राजस्व निरीक्षक या फिर कानून को बोलते हैं। किस स्तर का अधिकारी होता है? राजस्व राज्य स्तर का अधिकारी होता है, मतलब राज्य के द्वारा भेजा गया है। ठीक है। पटवारी या फिर लेखपाल, ठीक है, दोनों नाम एक ही है। ठीक है। पटवारी या फिर लेखपाल किस स्तर का अधिकारी होता है? पटवारी हल्का का स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है। पटवारी हल्का, ये ऐसे ही नाम आएगा, यही नाम याद रखने हैं आपको। लेखपाल पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो कानून को करता है। लेखपाल या पटवारी से ऊपर है कौन? कानून को है या फिर राजस्व निरीक्षक है। अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले भूमि के खसरा एवं खतौनी लेख तैयार करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन होता है? तो उत्तरदायी अधिकारी कौन होता है? लेखपाल होता है या पटवारी होता है। ठीक है। खसरा या खतौनी वो सब किसकी देखरेख में निकलते हैं? लेखपाल या पटवारी की देखरेख में निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व प्रशासन किन प्राधिकारियों द्वारा चलाया जाता है? तो राजस्व अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है तथा राजस्व न्यायालय द्वारा चलाया जाता है। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत शामिल प्राधिकारी, मतलब सारे अधिकारी हैं कौन कौन से, वो उनके नाम देखने हैं आपको। सबसे पहले राजस्व परिषद, फिर कमिश्नर, उसके नीचे अतिरिक्त कमिश्नर, फिर कलेक्टर, फिर अतिरिक्त कलेक्टर, फिर सहायक कलेक्टर, फिर बंदोबस्त अधिकारी, फिर सहायक बंदोबस्त अधिकारी, फिर अभिलेख अधिकारी, फिर सहायक अभिलेख अधिकारी और उसके नीचे फिर तहसीलदार। ठीक है। आगे देखते हैं। मालगुजारी के कार्य के लिए या फिर राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। किसको नियुक्त किया जाता है? राजस्व अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं। कानूनगो तथा लेखपाल, कानूनगो तथा लेखपाल शामिल किए गए हैं राजस्व अधिकारी के रूप में। भारत में राज्यों को विभाजित किया गया है जिले में। ठीक है। भारत में राज्य जो है विभाजित हुए हैं वो किसमें हुए हैं? तो राज्य के अंदर क्या है? जिले हैं। जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। जिला का जो भी कलेक्टर होगा वो होगा। जिले को विभाजित किया जाता है, किसमें किया जाता है? उपमंडलों में किया जाता है। जिले जो होते हैं उपमंडल में विभाजित कर दिए जाते हैं। खसरा तथा एवं खतौनी, खसरा और खतौनी का निरीक्षण कौन होता है? तो कानूनगो या फिर राजस्व निरीक्षक होता है। दोनों बातें एक ही है। तहसील स्तर पर भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? तो 2333, मतलब कि 2333 कितने न्यायालय हैं? 2333 न्यायालय हैं, राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत किसका न्यायालय सर्वोच्च स्थान पर है? तो राजस्व परिषद का न्यायालय। ठीक है। कौन सा न्यायालय सबसे ऊपर है? राजस्व परिषद का न्यायालय। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत किसका न्यायालय सबसे निचले स्तर पर होता है? तो नायब तहसीलदार का न्यायालय। ठीक है। सबसे नीचे कौन सा है? नायब तहसीलदार का न्यायालय। और सबसे ऊपर कौन सा है? राजस्व परिषद का न्यायालय। भू राजस्व की वसूली करने वाला होता है तो भू राजस्व कौन वसूल करता है? तो अमीन करता है। कौन करता है? अमीन करता है। गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित होता है। ठीक है। गांव का जो भी नक्शा होता है उसके खेत पर एक अंक जो है, नंबर जो है होता है। इस क्रमांक को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है खसरा। कौन से खसरे नंबर में आ रहा है ये? ठीक है। तो जैसे खसरा नंबर से जैसे खतौनी निकलवाते तो उसमें खसरा नंबर लिखा रहता है। पटवारी शब्द का प्रारंभ किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था।
किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया? तो चौधरी चरण सिंह। किसके नाम पर कर दिया गया? कब कब कर दिया था? किसके शासनकाल में? चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में। पटवारी सेवा नियमावली को कब अधिनियमित किया गया? तो वर्ष 2006 में अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो कब किया गया पटवारी सेवा नियमावली को? वर्ष 2006 में। ठीक है, चलिए यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट इस बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथ के कम से कम एक या दो स्टूडेंट, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हो उनको कम से कम, ज्यादा नहीं, एक या दो स्टूडेंट्स को ही शेयर करेंगे। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।